नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी एक फॉरेस्ट गार्ड रामेश्वर की है, जिसने जंगल के सन्नाटे और अनदेखे खतरों को बेहद करीब से महसूस किया। राजस्थान के घने जंगल की भूतिया घाटी में घटी यह घटना आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में जंगल सिर्फ जानवरों का घर होता है या वहां कुछ और भी रहता है। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान के घने जंगल के बीच, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं, रामेश्वर नाम का एक फॉरेस्ट गार्ड तैनात था। रामेश्वर ने अपनी जिंदगी के 15 साल जंगलों में बिताए थे। उसे जंगल का हर कोना, हर रास्ता और हर जानवर की हरकतों की गहरी समझ थी। लेकिन एक घटना ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। यह घटना सर्दियों की एक ठंडी रात की है। रामेश्वर को खबर मिली कि जंगल के पश्चिमी हिस्से में किसी शिकारी ने जाल बिछाया है। यह इलाका जंगल का सबसे दुर्गम हिस्सा था, जिसे भूतिया घाटी के नाम से जाना जाता था। गांव वालों का मानना था कि इस घाटी में रात के समय जाना मौत को बुलावा देने जैसा था। रामेश्वर ने इन कहानियों को कभी गंभीरता से नहीं लिया था। अपने साहसी स्वभाव के चलते उसने टॉर्च और बंदूक उठाई और अकेले ही उस इलाके की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वह घाटी के पास पहुंचा, जंगल और ज्यादा सन्नाटे में डूबता गया। हवा में अजीब सी ठंडक थी और पक्षी भी चुप हो चुके थे। घाटी के करीब पहुंचते ही रामेश्वर को ऐसा लगा जैसे कोई उसकी परछाई की तरह उसका पीछा कर रहा हो। उसने कई बार मुड़कर देखा, लेकिन हर बार उसे सिर्फ पेड़ों की छायाएं ही दिखी। वह खुद को समझाता रहा कि यह उसका वहम है। जैसे ही वह शिकारी के जाल को ढूंढने के लिए रुका, उसे लगा कि पास ही किसी ने उसका नाम पुकारा। रामेश्वर। आवाज इतनी धीमी और ठंडी थी कि उसकी रीढ़ की हड्डी तक सिहर गई। उसने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ फेंकी, लेकिन कोई नहीं था। अचानक एक बूढ़ी औरत उसकी टॉर्च की रोशनी में नजर आई। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके बाल बेतरतीब तरीके से बिखरे हुए थे। उसकी आंखें लाल और घूरती हुई थीं। रामेश्वर ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले ही पल वह औरत गायब हो गई। रामेश्वर को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सच में ऐसा कुछ देखा। वह तेजी से वापस लौटने लगा, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह घाटी के किनारे पर खड़ा था और नीचे एक गहरी खाई थी। तभी उसे एक और डरावनी आवाज सुनाई दी, तूने हमारी शांति भंग की है, अब तू यहां से बचकर नहीं जा पाएगा। अचानक पेड़ों से अजीब सी छायाएं निकलने लगी। रामेश्वर ने देखा कि चारों तरफ से काले साए उसकी ओर बढ़ रहे थे। उसने बंदूक से हवा में फायर किया और भागने की कोशिश की। भागते हुए वह बार बार गिर रहा था और उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। किसी तरह वह अपनी चौकी तक पहुंचा, लेकिन उसकी हालत खराब थी। अगले दिन रामेश्वर को तेज बुखार हो गया। उसने अपने सीनियर अधिकारियों को पूरी घटना बताई, लेकिन उन्होंने इसे उसका भ्रम मानकर नजरअंदाज कर दिया। रामेश्वर ने उस घटना के बाद जंगल में अकेले जाने से साफ इनकार कर दिया। कुछ हफ्तों बाद एक बुजुर्ग गांव वाले ने रामेश्वर को बताया कि जिस घाटी में वह गया था, वहां सालों पहले एक आदिवासी परिवार को जिंदा जला दिया गया था। तभी से उस इलाके में अजीब घटनाएं होती थीं। रामेश्वर ने उस दिन के बाद उस इलाके में कदम नहीं रखा, लेकिन आज भी जब कोई उससे उस रात के बारे में पूछता है तो उसकी आंखों में डर साफ झलकता है। उस रात के बाद शांत नहीं बैठ पाया। वह अपनी चौकी के कमरे में बंद होकर दिन रात सोचता रहता कि आखिर घाटी में जो हुआ वह असली था या उसकी कल्पना। लेकिन उसे अपने अनुभव पर पूरा यकीन था। उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य का सामना करेगा। कुछ दिनों बाद उसे फिर से खबर मिली कि उसी घाटी के पास जानवरों के शव मिले हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी ने बेरहमी से मार डाला हो। इलाके के लोगों में डर फैलने लगा। अधिकारियों ने फिर से रामेश्वर को आदेश दिया कि वह वहां जाकर जांच करे। इस बार उसने तय कर लिया कि वह रात रामेश्वर भागते अपने डर से भागेगा नहीं।
रात रामेश्वर ने अपनी बंदूक, टॉर्च और जरूरी सामान लेकर घाटी की तरफ फिर से कदम बढ़ाए। इस बार उसके कदम धीमे लेकिन मजबूत थे। उसने अपनी दिल की धड़कनों को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं अजीब सा भय गहरा रहा था। घाटी के करीब पहुंचते ही उसे अजीब आवाजें फुसफुसानाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग फुसफुसा रहे हों। रामेश्वर ने अपनी बंदूक, टॉर्च और जरूरी सामान लेकर घाटी की तरफ फिर से कदम बढ़ाए। इस बार उसके कदम धीमे लेकिन मजबूत थे। उसने अपनी दिल की धड़कनों को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं अजीब सा भय गहरा रहा था। घाटी के करीब पहुंचते ही उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग फुसफुसा रहे हों। रामेश्वर ने ध्यान दिया कि जंगल का सन्नाटा असामान्य रूप से गहरा हो गया है। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन टॉर्च की रोशनी सिर्फ घने पेड़ों और झाड़ियों तक ही सीमित थी। आगे बढ़ते हुए उसे एक बार फिर वही बूढ़ी औरत की झलक दिखी। वह एक पेड़ के पास खड़ी थी, बिल्कुल शांत। इस बार रामेश्वर ने अपनी टॉर्च को उस पर स्थिर रखा और चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम? मुझे बताओ। लेकिन वह औरत किसी मूर्ति की तरह खड़ी रही। रामेश्वर ने हिम्मत जुटाकर उसकी तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही वह और करीब पहुंचा, औरत धीरे धीरे पीछे हटने लगी और आखिरकार पेड़ों के बीच गायब हो गई। इस बार रामेश्वर को एहसास हुआ कि वह औरत उसे कहीं खींचने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही वह घाटी के अंदर और गहराई तक गया, उसे जमीन पर कई पुराने निशान मिले। ये निशान इंसानों के पांव के थे, लेकिन वे इस तरह से थे जैसे कोई उन्हें घसीट कर ले गया हो। कुछ ही दूर पर उसे एक जली हुई झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के अंदर की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां और हाथों के काले निशान बने हुए थे। जैसे ही उसने झोपड़ी का मुआयना करना शुरू किया, उसे ऐसा लगा कि उसकी पीठ पर कोई भारी हाथ रखा हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांस तेज हो गई और उसके हाथ कांपने लगे। वह वापस लौटने का फैसला करने ही वाला था कि तभी उसे पास की झाड़ियों से एक हलचल सुनाई दी। टॉर्च की रोशनी डालने पर उसने देखा कि एक बड़ा काला साया झाड़ियों के पीछे से निकलकर पेड़ों की ओर भागा। वह साया इंसान का नहीं था, बल्कि किसी जानवर और इंसान के बीच की आकृति जैसा था। रामेश्वर ने अपनी बंदूक संभाली और उसका पीछा करना शुरू किया। जैसे जैसे वह साये के पीछे भागा, वह जंगल की ओर गहरे हिस्से में पहुंच गया। वहां की हवा और ठंडी और भारी हो गई। रामेश्वर को ऐसा लगने लगा कि वह एक ऐसे इलाके में आ गया है जहां पहले कभी कोई नहीं गया। अचानक वह एक छोटे से तालाब के पास पहुंचा। तालाब का पानी काला और स्थिर था। पानी के ऊपर हल्की धुंध फैली हुई थी, लेकिन तालाब के दूसरी ओर वह साया अब भी खड़ा था। रामेश्वर ने देखा कि वह साया उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं। रामेश्वर ने बंदूक की नली उसकी ओर तानी और चिल्लाया, कौन हो तुम? बोलो, नहीं तो गोली मार दूंगा। लेकिन साये ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ ही पलों में वह तालाब के पानी में घुस गया और गायब हो गया। रामेश्वर स्तब्ध खड़ा रहा। उसे नहीं समझ आ रहा था कि यह सब क्या था, लेकिन तभी उसे अपने पीछे हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। उसने मुड़कर देखा और इस बार उसे घाटी के चारों तरफ कई साए खड़े दिखे। वे साए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। रामेश्वर ने बिना सोचे समझे तालाब के किनारे से मिट्टी उठाकर अपनी बंदूक में भर ली और हवा में फायर किया। एक गूंजती हुई आवाज पूरे जंगल में फैल गई और सारे साए धीरे धीरे गायब होने लगे। जब सन्नाटा छा गया तो रामेश्वर ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, उसे अपने कानों में एक तेज चीख सुनाई दी। वह चीख इतनी जोरदार थी कि उसने रामेश्वर को घुटनों के बल गिरा दिया। अब रामेश्वर को एहसास हो गया था कि यह घाटी सिर्फ जंगल का एक हिस्सा नहीं है। यह कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे इंसानों की दुनिया समझ नहीं सकती। तालाब के किनारे घुटनों पर गिरा रामेश्वर अपनी तेज सांसों को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसकी बंदूक उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर चुकी थी और उसका शरीर ठंड से कांप रहा था। उस चीख की गूंज अब भी उसके कानों में थी, जैसे किसी ने उसे चेतावनी दी हो। रामेश्वर ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने सोचा कि अगर वह यहां और रुकता है तो यह जंगल उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वह तुरंत अपनी बंदूक उठाकर
वापस चौकी की ओर लौटने लगा। लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जंगल उसे बाहर जाने का रास्ता देने को तैयार नहीं था। जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसे हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी परछाई बनकर उसके साथ चल रहा है। उसकी टॉर्च की रोशनी अब कमजोर पड़ने लगी थी। रामेश्वर ने बैटरी बदलने के लिए रुकने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां इतनी ठंडी हो चुकी थीं कि बैटरी का ढक्कन खोलना भी मुश्किल हो गया। कुछ ही दूरी पर उसे एक सूखा पेड़ दिखाई दिया, जिसके नीचे कुछ चमकती हुई चीज पड़ी थी। डरते डरते उसने पास जाकर देखा तो उसे एक पुरानी चूड़ी मिली जो टूटी हुई थी। चूड़ी को उठाते ही रामेश्वर के कानों में एक बच्चे की रोने की आवाज गूंजने लगी। वह तुरंत पीछे हट गया और चूड़ी वहीं छोड़ दी, लेकिन रोने की आवाजें बंद नहीं हुईं। अब वह आवाजें चारों तरफ से आ रही थीं। रामेश्वर ने पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वह बार बार गिर रहा था। जैसे ही उसने जंगल के खुले इलाके में पहुंचने की कोशिश की, वह अचानक एक पुराने कुएं के पास जा पहुंचा। कुएं का पानी ठहरा हुआ था और उसके ऊपर काई जमी हुई थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस कुएं के चारों ओर कई पुराने सामान बिखरे पड़े थे। चूड़ियां, कपड़े और एक पुरानी किताब जो पूरी तरह गीली हो चुकी थी। रामेश्वर ने टॉर्च की रोशनी से किताब को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उस पर लिखी भाषा उसे समझ में नहीं आ रही थी। तभी कुएं के अंदर से आवाज आई। यह वही आवाज थी जिसने पहले उसका नाम पुकारा था, रामेश्वर। उसने डरते हुए कुएं के अंदर झांका। पानी में उसे कुछ नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही वह पीछे हटने लगा, पानी की सतह पर हलचल होने लगी। कुएं के अंदर से धीरे धीरे एक आकृति बाहर निकलने लगी। यह आकृति पहले धुंधली थी, लेकिन जैसे जैसे वह ऊपर आई, रामेश्वर को साफ दिखने लगा कि वह वही बूढ़ी औरत थी। उसकी आंखें अब पहले से ज्यादा चमकदार और डरावनी थीं। रामेश्वर ने तुरंत अपनी बंदूक से फायर किया, लेकिन गोली कुएं के अंदर गायब हो गई और वह औरत वहीं खड़ी रही। उसने धीरे धीरे अपना हाथ रामेश्वर की तरफ बढ़ाया और कहा, तुम्हें हमारी कहानी जाननी होगी, यहां से भागने की कोशिश मत करो। रामेश्वर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ लिए थे। औरत धीरे धीरे कुएं से बाहर निकल रही थी और उसके साथ ही हवा और ठंडी होती जा रही थी। औरत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, यह जंगल सिर्फ तुम्हारा नहीं है, जो भी यहां आता है उसे हमारी कहानी का हिस्सा बनना पड़ता है। रामेश्वर ने खुद को आजाद करने के लिए जोर लगाया और किसी तरह वह अपने पैरों को छुड़ाकर दौड़ पड़ा। वह जानता था कि उसे उस कुएं से जितना हो सके दूर जाना होगा, लेकिन जंगल उसे बार बार उसी जगह खींचने की कोशिश कर रहा था। जज भागते भागते रामेश्वर का पैर एक जड़ में फंस गया और वह बुरी तरह गिर पड़ा। गिरने के बाद जब उसने ऊपर देखा तो वही साए चारों तरफ खड़े थे। इस बार उनकी आंखों में गुस्सा था और उनके शरीर से धुआं निकल रहा था। तुम्हें लौट कर आना होगा रामेश्वर, उन सायों में से एक ने कहा। यह जंगल तुम्हें नहीं छोड़ेगा। रामेश्वर ने पूरी ताकत लगाई और उठकर फिर भागने लगा। भागते भागते वह आखिरकार जंगल के उस रास्ते तक पहुंच गया जो चौकी की ओर जाता था। लेकिन जैसे ही वह चौकी के करीब पहुंचा, उसने देखा कि चौकी पूरी तरह खाली थी। न वहां उसका साथी था, न कोई और। चौकी के दरवाजे पर एक संदेश लिखा था, जंगल का हर आगंतुक हमारा बंधक है। रामेश्वर को समझ नहीं आया कि वह किस दुनिया में फंस गया है। अब उसे यकीन हो गया था कि वह इस जंगल से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन उसके दिमाग में एक ही ख्याल था, वह इस रहस्य को सुलझाएगा, चाहे उसकी कीमत उसकी जिंदगी ही क्यों न हो। रामेश्वर हांफते हुए चौकी के बाहर खड़ा था। दरवाजे पर लिखे शब्दों ने उसके भीतर के डर को और गहरा कर दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है। उसने दरवाजा खोला, लेकिन भीतर का दृश्य उसके लिए और भी अजीब था। चौकी में सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा था। कागज, फाइलें, कुर्सियां सब इधर उधर बिखरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वहां कोई झगड़ा या अराजकता हुई हो। रामेश्वर ने टॉर्च की रोशनी इधर उधर डाली और अपने साथी सुरेश को पुकारा, सुरेश, तुम हो यहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसकी नजर मेज पर रखी एक डायरी पर पड़ी। वह डायरी उसके साथी सुरेश की थी। रामेश्वर ने तुरंत उसे उठाकर पढ़ना शुरू किया। डायरी में सुरेश ने आखिरी बार लिखा था,
आज फिर से उस घाटी से अजीब आवाजें आ रही हैं। मैंने कई बार रामेश्वर को वहां अकेले न जाने की चेतावनी दी है, लेकिन वह मानता नहीं। मुझे लगता है इस जंगल में कुछ ऐसा है जिसे इंसानों की समझ से परे है। मुझे डर है कि अगर हमने इसे नजरअंदाज किया तो हम सभी इसकी कीमत चुकाएंगे। रामेश्वर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे सुरेश के बारे में चिंता होने लगी। क्या सुरेश भी उसी रहस्यमय साये का शिकार बन गया था? वह सोच ही रहा था कि तभी चौकी के बाहर हल्की आहट सुनाई दी। वह तुरंत बाहर की ओर भागा और टॉर्च से चारों तरफ रोशनी डालने लगा। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसकी अपनी सांसों की आवाज भी गूंज रही थी। लेकिन तभी उसे एक परछाई दिखाई दी। यह परछाई मानव आकृति की थी, लेकिन कुछ असामान्य। सुरेश, उसने हिम्मत जुटाकर आवाज दी। परछाई कुछ कदम पीछे हट गई। रामेश्वर ने उसका पीछा किया। यह परछाई उसे चौकी के पीछे की ओर ले जा रही थी, लेकिन जैसे ही वह उस तक पहुंचने वाला था, परछाई अचानक गायब हो गई। उसकी जगह वहां एक और अजीब चीज थी, मिट्टी में खून के निशान। रामेश्वर अब पूरी तरह डरा हुआ था, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वह इस बार भागेगा नहीं। उसने खून के निशानों का पीछा करना शुरू किया। निशान जंगल के और गहरे हिस्से की तरफ जा रहे थे। यह वही हिस्सा था जहां उसने पहली बार बूढ़ी औरत को देखा था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि जंगल की हवा और भारी होती जा रही है। आसपास का माहौल अजीब तरीके से बदलने लगा था। पेड़ झुकने लगे थे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें पकड़ लिया हो। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। रामेश्वर एक बड़े खुले मैदान में पहुंच गया। इस जगह पर न तो कोई पेड़ था, न झाड़ियां, बस चारों तरफ मिट्टी और बीच में एक विशाल पत्थर, जिस पर कुछ पुराने प्रतीक उकेरे हुए थे। उन प्रतीकों को देखकर रामेश्वर को लगा कि वे किसी अनजान भाषा के हैं। जैसे ही उसने पत्थर के पास जाने की कोशिश की, उसे अपनी पीठ पर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब तक उसका डर गुस्से में बदलने लगा था। उसने चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? तभी हवा में वही आवाज गूंजने लगी, तुमने यहां आकर गलती की है। यह जंगल तुम्हारा नहीं है। तुम जो खोज रहे हो वह तुम्हें तबाह कर देगा। रामेश्वर ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। उसने साहस जुटाकर पत्थर के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, उसे एक तेज झटका लगा और वह पीछे गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही उसे महसूस हुआ कि चारों ओर धुंध छा गई है और धुंध के बीच से वही बूढ़ी औरत प्रकट हुई। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके साथ कई आकृतियां थीं, पुरुष, महिलाएं और बच्चे। उनके चेहरों पर गुस्से और दर्द का मिला जुला भाव था। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था रामेश्वर। तुमने वह देखा है जिसे कोई देख नहीं सकता। अब तुम्हें इसका हिस्सा बनना होगा, बूढ़ी औरत ने ठंडी आवाज में कहा। रामेश्वर ने अपनी बंदूक उठाई और कहा, अगर मुझे मरना ही है तो मैं लड़कर मरूंगा। मैं किसी चीज से नहीं डरता। बूढ़ी औरत हंसी। उसकी हंसी इतनी भयावह थी कि पूरा जंगल गूंज उठा। तुम लड़ सकते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। तभी चारों ओर से आवाजें आने लगी, रामेश्वर भागो। लेकिन ये आवाजें किसी मददगार की नहीं लग रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वे उसे गुमराह करने के लिए आई थीं। अब रामेश्वर के पास दो विकल्प थे। या तो वह मैदान में खड़ा रहे और उनका सामना करे, या वापस उसी रास्ते पर भाग जाए जहां से वह आया था। लेकिन उसे एहसास हुआ कि भागना अब कोई विकल्प नहीं था। उसने खुद से कहा, अगर मैं इस जंगल का हिस्सा बनने वाला हूं तो पहले मैं इस रहस्य को समझूंगा। और इसी के साथ वह पत्थर की ओर बढ़ा, जहां हर जवाब छिपा था। रामेश्वर ने पत्थर की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें भारी होती जा रही हैं। उस पत्थर से एक अजीब सी ठंडक उठ रही थी जो उसकी हड्डियों तक घुस रही थी। फिर भी उसने खुद को संभाला और उस पत्थर को ध्यान से देखने लगा। पत्थर पर उकेरे गए प्रतीक उसे कुछ याद दिला रहे थे। चौकी में मिली सुरेश की डायरी में भी उसने ऐसे ही कुछ चिन्ह देखे थे। वह सोचने लगा कि सुरेश इन प्रतीकों के बारे में जानता होगा। उसने खुद को याद दिलाया कि सुरेश को ढूंढना उसका असली मकसद है। जैसे ही उसने पत्थर को ध्यान से छुआ, अचानक उसकी आंखों के सामने अजीब दृश्य आने लगे।
वह मैदान गायब हो गया और उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में खड़ा पाया। उस कमरे की दीवारों पर वही अजीब प्रतीक उकेरे हुए थे, लेकिन इस बार उन प्रतीकों से हल्की रोशनी निकल रही थी। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की मेज थी और उस पर एक पुरानी तस्वीर रखी थी। रामेश्वर ने टॉर्च की रोशनी में उस तस्वीर को उठाया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। तस्वीर में वह खुद खड़ा था, लेकिन उसके साथ एक और आदमी था। वह आदमी सुरेश था, लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि दोनों के पीछे वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जो उसे बार बार दिख रही थी। रामेश्वर के हाथ कांपने लगे। यह कैसे हो सकता है? यह तस्वीर कब ली गई? उसने खुद से सवाल किया। तभी कमरे में अचानक तेज हवा चलने लगी। दीवारों पर बने प्रतीक और तेज चमकने लगे और उसे ऐसा लगने लगा कि किसी ने उसे खींचकर वापस जंगल में फेंक दिया है। वह फिर से मैदान में था, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। मैदान अब और डरावना लग रहा था। आसमान काला था और चारों तरफ से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रामेश्वर ने घबराकर चारों ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब असली है या उसका दिमाग खेल खेल रहा है। तभी उसी पत्थर के पीछे से एक जाना पहचाना चेहरा बाहर निकला। यह सुरेश था, लेकिन उसका चेहरा अजीब था। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वह किसी और की कठपुतली बन गया हो। सुरेश! रामेश्वर ने उसे पुकारा। तुम ठीक हो? यह सब क्या हो रहा है? सुरेश ने बिना किसी भावना के कहा। तुमने उस पत्थर को छूकर अपनी किस्मत खुद लिख दी है रामेश्वर। अब तुम इससे भाग नहीं सकते। यह जंगल तुम्हें तभी छोड़ेगा जब तुम इसकी सच्चाई समझोगे। सच? कौन सी सच्चाई? रामेश्वर चिल्लाया। यह जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का नहीं है। यह उन आत्माओं का है जो कभी इंसान थी। वे यहां न्याय मांगने आई थीं, लेकिन अब वे खुद इस जंगल का हिस्सा बन चुकी हैं। तुमने उन्हें देखा है, उन्होंने तुम्हें चुना है। रामेश्वर को याद आया कि चौकी के पास खून के निशान, कुएं के आसपास पड़े सामान और वह तस्वीर, ये सब किसी बड़ी त्रासदी की ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन मैंने क्या किया? उसने गुस्से से पूछा। तुमने कुछ नहीं किया, सुरेश ने कहा, लेकिन अब तुम उनकी सच्चाई बाहर लाने के लिए चुने गए हो। सुरेश की आवाज गूंजने लगी और अचानक वह हवा में गायब हो गया। रामेश्वर अकेला खड़ा रह गया। उसने महसूस किया कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसे जंगल की कहानी को जानना ही होगा। उसने मैदान की दूसरी तरफ जाने का फैसला किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे एक और अजीब चीज दिखाई दी। एक पुराना गांव। यह गांव पूरी तरह उजाड़ था। घरों की दीवारें टूट चुकी थीं और हर जगह जले हुए निशान थे। गांव के बीचों बीच एक विशाल पेड़ था। पेड़ के चारों ओर रस्सियां लटक रही थीं, जैसे वहां किसी को फांसी दी गई हो। पेड़ के पास एक पुराना बोर्ड पड़ा था। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, जो जंगल के नियम तोड़ेगा उसकी सजा यहां मिलेगी। रामेश्वर ने बोर्ड को पढ़ते ही समझ लिया कि यह जंगल एक ऐसा स्थान था जहां कभी इंसानों ने भयानक अत्याचार किए थे। लेकिन किस पर और क्यों, यह सवाल अब भी उसे परेशान कर रहा था। पेड़ के पास एक छोटी खाई थी। रामेश्वर ने खाई के पास जाकर झांका। खाई के अंदर कई कंकाल थे जो आधे मिट्टी में दबे हुए थे। यह दृश्य इतना डरावना था कि रामेश्वर पीछे हट गया। क्या यह वही लोग हैं जिनकी आत्माएं अब इस जंगल में भटक रही हैं? उसने खुद से सवाल किया, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। अचानक उसे अपने पीछे हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। वह मुड़ा और देखा कि वही बूढ़ी औरत खाई के पास खड़ी थी। अब तुम्हें पता चल चुका है रामेश्वर। अब तुम्हें तय करना होगा, क्या तुम सच को बाहर लाओगे या तुम भी इस जंगल का हिस्सा बन जाओगे? रामेश्वर ने गुस्से और डर को दबाकर कहा, मैं यह जंगल छोड़कर नहीं जाऊंगा जब तक मैं इस रहस्य को पूरी तरह से नहीं सुलझा लेता। रामेश्वर ने अपने डर पर काबू पाने की कोशिश करते हुए खुद को आश्वस्त किया, अगर यह जंगल मुझे सच बताना चाहता है तो मैं इसे जानकर ही रहूंगा। उसने उस बूढ़ी औरत की तरफ देखा जो अब भी खाई के पास खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमय थीं, जैसे वह रामेश्वर की आत्मा में झांक रही हो। सच क्या है? रामेश्वर ने हिम्मत करके पूछा। औरत के होंठ धीरे से हिले और उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। इस जंगल में हर चीख का अपना इतिहास है। जिनकी आवाजें तुमने सुनी वे सिर्फ भूत नहीं हैं, वे इंसान थे जिनके साथ अन्याय हुआ, और यह अन्याय किसी और ने नहीं, तुम्हारे जैसे इंसानों ने किया।
रामेश्वर को और भी बेचैनी महसूस होने लगी। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे यह जंगल उसके भीतर एक अपराध बोध पैदा कर रहा है, भले उसने खुद कोई गलती नहीं की थी। तुम्हारा मतलब है कि यह सब हमारी गलती है? उसने गुस्से में पूछा। बूढ़ी औरत ने उसकी ओर देखा और कहा, यह जंगल तुम्हारे जैसे लोगों की महत्वाकांक्षाओं का गवाह रहा है। तुम्हारे पूर्वजों ने इस जगह को खत्म करने की कोशिश की, इसे अपने हिसाब से बदलने की कोशिश की, लेकिन इस जंगल ने सब कुछ सहा। अब यह जंगल अपना हिसाब मांग रहा है। रामेश्वर ने खाई के अंदर पड़े कंकालों को फिर से देखा। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या इस जंगल में कभी कोई बड़ी त्रासदी हुई थी जिसे अब तक छिपा दिया गया था। यह सब क्यों हुआ? उसने धीमी आवाज में पूछा। बूढ़ी औरत ने अपने हाथ से उस पेड़ की तरफ इशारा किया जिसके नीचे रस्सियां लटक रही थीं। यहां कभी एक गांव था। उस गांव के लोग इस जंगल के साथ रहते थे, इसकी पूजा करते थे, लेकिन बाहर से आए लोग इसे नष्ट करना चाहते थे। उन्होंने पेड़ों को काटा, जमीन को खोदा, और जब गांव वालों ने विरोध किया तो उन्हें इसी पेड़ के नीचे फांसी दे दी गई। रामेश्वर का गला सूखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह ऐसी सच्चाई के करीब पहुंच चुका था। लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूं? यह सब तो बहुत पहले हुआ होगा, उसने कहा। तुम चुने गए हो रामेश्वर। इस जंगल ने तुम्हें अपना माध्यम बनाया है। तुम्हें यह सच्चाई दुनिया को बतानी होगी, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तभी अचानक चारों तरफ साए उभरने लगे। वे वही आत्माएं थीं जिन्हें रामेश्वर ने पहले देखा था। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उनकी आंखों में दर्द, गुस्सा और बदला था। अगर मैंने सच बाहर लाने की कोशिश की तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? रामेश्वर ने चिल्लाकर पूछा। बूढ़ी औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई और उसकी जगह वह साए ले चुके थे। रामेश्वर ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली, लेकिन उसे एहसास हुआ कि यह साए किसी गोली से नहीं डरने वाले। साए धीरे धीरे रामेश्वर को घेरने लगे। वे उसके करीब आ रहे थे और उनकी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंज रही थी। सच को बाहर लाओ, सच को बाहर लाओ। रामेश्वर ने अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, उसके पैर जमीन में जकड़ गए। साए उसके चेहरे के करीब आ रहे थे। उनमें से एक साया, जो सबसे बड़ा था, धीरे धीरे उसके कान में बोला, हम तुम्हारे साथ हैं जब तक तुम हमारी कहानी दुनिया को नहीं सुनाओगे। और फिर सब कुछ शांत हो गया। रामेश्वर ने खुद को जंगल के एक नए हिस्से में पाया। वहां कोई साए नहीं थे, कोई आवाजें नहीं थीं, लेकिन जमीन पर वह डायरी पड़ी थी जो उसने पहले चौकी में देखी थी। उसने उसे उठाया और पढ़ने लगा। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी किसी को मिले तो समझ लेना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। इस जंगल ने मुझे निगल लिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो कोई भी इसे पढ़े वह इस सच्चाई को बाहर लाए। डायरी पर हस्ताक्षर थे सुरेश। रामेश्वर की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि सुरेश इस जंगल की सच्चाई का पता लगाते हुए खुद इसका शिकार बन गया। अब रामेश्वर के पास दो रास्ते थे। या तो वह इस जंगल में अपनी जान गंवाए या इस सच्चाई को बाहर लाने की कोशिश करे। उसने अपने हाथ से आंसू पोंछे और खुद से वादा किया, मैं इस जंगल की कहानी पूरी दुनिया को बताऊंगा और मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। सुरेश, रामेश्वर ने अपनी पूरी ताकत जुटाते हुए वह डायरी अपने साथ रखी और जंगल के उस डरावने स्थान से बाहर निकलने का मन बनाया। उसके भीतर एक गहरी लहर चल रही थी। उसे समझ आ चुका था कि यह जंगल सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि एक चेतावनी है। यह जगह उन आत्माओं की चुप्पी को तोड़ने के लिए खड़ी थी जिन्होंने यहां मरते वक्त कभी इंसाफ नहीं पाया, और वह अब उनके लिए एक माध्यम बन चुका था। वह पूरी तरह से ठान चुका था कि वह इस सच को बाहर लाएगा। अब कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। सुरेश की डायरी उसके हाथ में थी और उसने पढ़ लिया था कि वह अकेला नहीं है। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर यह सब पढ़ा था और वह किसी भी सूरत में इसे बेकार नहीं जाने देगा। जैसे ही वह जंगल से बाहर निकलने के लिए बढ़ा, उसे एहसास हुआ कि यह वही रास्ता है जहां से उसने पहली बार उस अजीब सी आवाज को सुना था।
जंगल की हर शाखा, हर पत्ते की सरसराहट उसे जैसे चेतावनी दे रही थी कि वह ये कदम न उठाए। लेकिन रामेश्वर ने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था और तभी उसे अपनी पीठ पर एक हल्की सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वह चौंक कर मुड़ा, लेकिन कुछ भी नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा और सन्नाटा था। वह मान चुका था कि अब इस जंगल के भीतर उसकी कोई जगह नहीं रही। और जब वह आखिरकार उस दरवाजे तक पहुंचा जो चौकी की ओर जाता था, तो उसे लगा कि वह अपने सफर के अंत तक पहुंच चुका है। लेकिन जब उसने उस दरवाजे को खोला तो उसकी सांसें थम सी गईं। चौकी के अंदर सब कुछ बिल्कुल वैसा था जैसे वह छोड़कर गया था। वही बिखरे हुए कागजात, वही खाली कुर्सियां और वही ठंडी हवा। लेकिन अब इस बार वहां सुरेश का चेहरा दिखाई दे रहा था। वह जैसे किसी और की तरह खड़ा था और उसकी आंखों में वही खालीपन था जो पहले उसने देखा था। तुम वापस लौट आए? रामेश्वर ने धीरे से कहा। सुरेश की आवाज में कोई भावना नहीं थी। तुमने जो शुरू किया था वह अब खत्म हो गया। जंगल ने तुमसे अपनी कहानी सुनाई, लेकिन तुम इसे बाहर लाने में नाकाम रहे। अब तुम भी उनका हिस्सा बन गए हो। रामेश्वर ने खुद से कहा, नहीं, मैं इसे खत्म करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं सुरेश। और उसने डायरी को कड़ी से खड़ी पकड़ा और बाहर की ओर चल पड़ा। वह सच को दुनिया तक पहुंचाने के लिए दृढ़ था। फिर जैसे ही वह चौकी से बाहर निकला और कदम बढ़ाए, सब कुछ चुप हो गया। पूरी दुनिया जैसे ठहर गई थी। पेड़ अब बिना किसी आवाज के खड़े थे, हवा अब नहीं चल रही थी, और वह जंगल जो कभी डर से भरा हुआ था अब शांत और खामोश था। रामेश्वर ने आकर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को सारी जानकारी दी और सुरेश की डायरी सौंप दी। डायरी को पढ़ने के बाद अधिकारियों को भी एहसास हुआ कि यह एक बड़ा राज है जो बहुत सालों से दबा हुआ था। उन्होंने रामेश्वर की मदद से वह सारी सच्चाई बाहर ला दी, चाहे बहुत समय बाद, लेकिन आखिरकार उस पुराने गांव की आत्माओं को न्याय मिला और वह जंगल भी अब शांत हो गया था। अब रामेश्वर के पास अपनी कहानी थी जिसे उसने पूरी दुनिया तक पहुंचाया। रामेश्वर ने देखा, एक दिन वही जंगल जो कभी उसे डराता था अब शांत था। शायद जंगल की आत्माओं को अपने साथ ही शांति मिल गई थी।